आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 कर रहे थे और AS2 के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर क्या आता है आपका? इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है आपकी? क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं बच्चों। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि फिनिश गुड्स के अंदर बताइए क्या? नट बोल्ट हो गए, कुछ स्पेयर्स हो गए। अगर वो PPE की डेफिनेशन को मेट नहीं करता तो फिर आप उसको किसकी तरह कंसिडर करना? एज एन इन्वेंट्री की तरह कंसिडर करोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तीसरा पॉइंट हमने कॉस्ट निकालना सीखा था। किसकी कॉस्ट निकालना सीखा था? परचेज की। यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करोगे या फिर आपका स्टॉक इन ट्रेड का काम होगा। स्टॉक इन ट्रेड मतलब आपका काम खरीदने का और बेचने का जो काम है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो उसकी कॉस्ट आपकी क्या लगेगी, वो आपका यहाँ पर हमने निकाला था। जिसके अंदर जो भी परचेजेस आप करोगे, चाहे वो रॉ मटेरियल की करो चाहे नॉर्मल गुड्स की करो, उसमें जो भी परचेजेस से रिलेटेड जो भी खर्चे आपके लग रहे हैं, यानी कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए जो भी आपके खर्चे लग रहे हैं, वो सारी आपकी परचेजेस के अंदर क्या होंगी? इंक्लूड होंगे। और कोई डिस्काउंट अगर आपको मिला है तो वो डिस्काउंट भी आप क्या कर दोगे? उसे लेस कर दोगे। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कोई भी अगर आपने टैक्स वगैरह पे किया, उसमें से माइनस कर देना। कोई भी आपने क्या किया, डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, तो वो तो आपकी क्या कॉस्ट ही नहीं है, इसलिए आपने क्या कर दिया? उसे माइनस कर दिया। कोई भी अपनी हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, कोई भी आपने फ्रेट का खर्चा दिया, टैक्स दिया, कुछ भी दिया हो ना, जो भी परचेजेस से रिलेटेड जो खर्चे थे, वो सारे खर्चे आपने ऐड कर दिए टू गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज। समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों मैंने निकलवाया था टोटल प्रोडक्शन। बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे? चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो चाहे आपका ट्रेडिंग का काम हो, आप सबसे पहले परचेज करोगे। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा तो क्या आप परचेज करोगे? रॉ मटेरियल। और अगर आपका नॉर्मल ट्रेडिंग का काम होगा तो आप क्या परचेज करोगे? हाँ, गुड्स परचेज करोगे। परचेज तो आपको दोनों करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, अगर आप क्या परचेज कर रहे हो, यहाँ पर रॉ मटेरियल अगर परचेज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर आपसे पूछूं तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या होगी, तो कैसे निकालोगे अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई तो? अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उस केस में मैं कैसे निकालूं उस फिनिश गुड्स की कॉस्ट? कैसे निकालूं मैं? सबसे पहले आप रॉ मटेरियल डालोगे, तो जितना भी रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया, वो सारा आ जाएगा आपका। रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट है आपकी फिनिश गुड्स की, प्लस उसमें कोई लेबर वगैरह लगाई, कोई आपकी ओवरहेड्स लगाए। ओवरहेड बोले तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर आप कोई लगाते हो तो वो भी आप क्या कर दो ना, इंक्लूड कर देना। और कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है, जो कि कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। और तभी जाके क्या आएगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है यहाँ पर। प्रोडक्शन के अलावा अगर कोई भी कॉस्ट है तो वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट में तो नहीं होगी। आइए आगे चलती हूँ। आगे अब आप मुझे बताइए, हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? आगे बताओ। कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट तो बहुत सिंपल सी है। कुछ जो भी टोटल कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट मतलब चाहे वो प्रोडक्शन का आया हो चाहे वो परचेज का आया हो। अगर प्रोडक्शन का कब आएगा? जब आपका कौन सा बिजनेस हो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, डिवाइडेड बाय किससे कर दिया? नंबर ऑफ यूनिट से। तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सिंपल है ना? जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपका टोटल कॉस्ट लगा, आपने उस 10 लाख रुपए की कॉस्ट से कितने यूनिट्स बना दिए? 1 लाख। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपए पर यूनिट का कॉस्ट आपका यहाँ पर हो गया है। क्या समझ में आ रही है बात इतनी? आगे, उसके आगे क्या बताया था बच्चों लोगों ने? फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालना। अरे ये तो बहुत आसान। बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड नाम से ही क्लियर है। चाहे आप प्रोडक्शन करो, चाहे आप प्रोडक्शन
ना करूँ। आपको ये खर्चे क्या करने पड़ेंगे? आपको ये खर्चे तो देने ही पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहाँ पर बच्चों जब आप फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालोगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड मैं मान लेती हूँ कितने का है? 5 लाख का, ठीक है? 5 लाख का जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, जब हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो उस कॉस्ट में आपकी ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्लूड होगी। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड तो पूरा एक साथ दे रखा है मुझे। अरे पर यूनिट निकालना है, तो पर यूनिट कैसे निकालूं? मैं डिवाइड किससे करूं? बच्चों या तो नॉर्मल कैपेसिटी जो भी नॉर्मल सोच रखा है, या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज। समझ रहे हो? अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी फिक्स ओवरहेड की? कम हो जाएगी। अगर आपने प्रोडक्शन कम किया तो ऑब्वियसली बात है आप हर यूनिट पे फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि ये तो रिकवर करना है। अरे बच्चों खर्चा तो रिकवर करना पड़ेगा मुझे, तभी तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगी, वरना तो मेरी कॉस्ट ही रिकवर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? अगर मान लो मेरी कॉस्ट रिकवर होती है, करनी है मुझे 5 लाख, और मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 5 लाख कवर करने के लिए एक यूनिट पे ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, तभी तो 5 लाख रिकवर हो जाएगा। अगर ज्यादा यूनिट्स बना ली तो फिर क्या होगा? कम चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड जहां 1 लाख पे चार्ज हो रहा था वहां अब 1,20 पे होने लग जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए नहीं समझाना आप लोगों को, समझ गए ना? हायर ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके डन। आगे, आगे क्या बताया था मैंने आपको? कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? सबसे पहले एबनॉर्मल कॉस्ट। व्हाट इज नॉर्मल और व्हाट इज एबनॉर्मल आप लोगों के लिए इतना डिस्कस कर रही हूँ, वरना तो हम जल्दी से जा सकते थे। बताइए व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? हाँ, एबनॉर्मल लॉस है कि कोई भी ऐसा दो टाइप के लॉस होते हैं बच्चों, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो आपको पता है कि इतना तो आपका नॉर्मली लॉस हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल लॉस हो गया आपका 500 यूनिट्स का, आपका नॉर्मल लॉस हो गया। अगर वहीं पर आपके टोटल लॉस कितने का हो गया 550 का, तो 50 यूनिट आपकी क्या हुई है? एबनॉर्मल। क्योंकि 500 तो नॉर्मल हमने माना ही था, और 50 यूनिट एक्स्ट्रा अगर आपका लॉस हो गया तो इसका मतलब क्या? 50 यूनिट्स जो है वो आपकी एबनॉर्मल लॉस है। समझ गए? तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए वो एक्सक्लूड कर दिया गया आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट से। क्या तुम लोग को इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारे दूसरा क्या है? दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। मैंने इसके आपको एग्जांपल्स भी लिखवाए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जैसे आपने कोई सैलरी वगैरह पे किया है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस कोई पे किए, तो वो क्या, मुझे बताइए, क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? नहीं, वो तो ऑपरेशन के खर्चे हैं, वो तो ऑपरेटिंग, तो वो आपकी स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। आगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताइए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे कब लगते हैं आपके? जब हम सेलिंग करते हैं बच्चों, सेलिंग करने के लिए आपको कुछ प्रमोशंस वगैरह करने पड़ते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ते हैं, तभी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, तभी तो आपको जान पाते हैं लोग, और तभी आपसे क्या कर पाएंगे? सेल करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स क्या होता है? जो सेल से रिलेटेड होते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होते। तो इसीलिए ये भी सेलिंग ओवरहेड। आपने आपने बच्चों कॉस्ट शीट पढ़ी है कभी? कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना? कॉस्ट शीट अभी तक नहीं आई आपकी? कॉस्ट शीट में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे, सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फिर उसमें अगर आप इंक्लूड करते हो ये सारी चीजें आपकी कॉस्ट शीट में आएंगी, लेकिन हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। बस तुम इतना समझो कि एबनॉर्मल लॉस नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे नहीं आते, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं आते क्योंकि वो सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, इससे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। फोर्थ बताइए, फोर्थ क्या था, क्या लिखवाया फोर्थ मैंने? स्टोरेज कॉस्ट। आप मुझे बताइए स्टोरेज कॉस्ट क्यों इंक्लूड नहीं है? प्रेजेंट लोकेशन, जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना के सिखाती हूँ आपको। मैंने रॉ मटेरियल क्या किया? परचेज किया।
मैंने सबसे पहले क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको मैंने क्या करा, प्रोडक्शन किया, है ना, फैक्ट्री में भेजा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसफर टू फैक्ट्री। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिर उससे क्या हो गया, आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, सही है ना। रॉ मटेरियल सबसे पहले आप खरीद के लाओगे, फिर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। फिर जैसे ही आपका प्रोडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, आपका फिनिश गुड्स में। अब फिनिश गुड्स आपकी फैक्ट्री में है ना, अभी तो बने हुए, आप उसको क्या करोगे, गोडाउन में लेकर आओगे जहां पे आपका एक्चुअली में बिजनेस है। अरे फैक्ट्री में अगर वहीं पर ही है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फैक्ट्री अलग जगह है, बिजनेस अलग जगह है आपका, जो जहां पे आप प्रेमाइसेस, जो बिजनेस प्रेमाइसेस है वो अगर आपकी दूसरी जगह है, तो इसका मतलब क्या, आप फिनिश गुड्स को बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन आप कहाँ लेकर आओगे, इसे गोडाउन में लेकर आओगे, फिर गोडाउन से आप माल निकाल के कहाँ भेजोगे, आगे कस्टमर्स को बेचोगे। अरे प्रोसेस है ये पूरा, कस्टमर को जब हम बेचेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर मैं कहाँ तक की कॉस्ट को इंक्लूड करूं इन्वेंट्री की कॉस्ट में, फिनिश गुड्स तक या उसको लोकेशन तक लाने तक। नहीं बच्चों, क्वेश्चन में आपने ध्यान से, अगर हमने स्टेटमेंट पढ़ाई आपको कि गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए, हमने फैक्ट्री में जरूर बना लिए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके, लेकिन अभी तक वो मेरी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में नहीं आया जिसको मैं क्या कर पाऊं, सेल कर पाऊं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही फैक्ट्री से माल गोडाउन तक आएगा, यहाँ गोडाउन तक, जैसे गोडाउन के बाहर आ गया ना माल, वहां तक की जितनी भी कॉस्ट हो रही है ना, वहां तक की जितनी भी कॉस्ट हो रही है, वो सारी कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री में क्या होगी, इंक्लूड होगी। इन्वेंट्री का या फिर मतलब भी यही है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब क्या था, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे लाने के लिए। अब गोडाउन में आगे आप गोडाउन का रेंट पे कर रहे हो, गोडाउन में आप है ना किसी को आपने हायर करा इसकी देखभाल करने के लिए, गोडाउन में माल को देखभाल करने के लिए किसी को हायर किया, गोडाउन का आप रेंट पे कर रहे हो, गोडाउन का आप लाइट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो। तो ये सारे खर्चे गोडाउन से रिलेटेड, अब आगे वाले खर्चे जितने भी होंगे, वो कोई भी खर्चे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होंगे। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई तुम्हें? गोडाउन से आगे, अब गोडाउन के बाहर तक आ गए ना, तब तक की कॉस्ट क्या होगी, यानी कि जो भाड़ा दिया ना, वो भी आपकी कॉस्ट में क्या होगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इसके बाद गोडाउन में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, या आपके प्रमाइसेस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सेलिंग के खर्चे हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो रहे हैं, किसी को भी 10 बंदों को सैलरी दे रहे हो, इससे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट की पार्ट में इंक्लूड नहीं होता। तुम्हें कहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या, यहाँ तक की बातें समझ में, बिल्कुल सिंपल एज दैट। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसे प्रोडक्शन में डालोगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, और उसे प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए जो भी खर्चे अगर आप कर रहे हो, यहाँ पे आप फ्रेट का खर्चा करोगे, तो जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो सारे खर्चे आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद वाले जितने भी खर्चे हैं उससे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। चले आगे, आगे और क्या लिखवाया था, इंटरेस्ट कॉस्ट। इससे पहले कुछ और लिखवाया था क्या, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट है बच्चा, हैंड राइटिंग समझ नहीं आई थी। अच्छा, इंटरेस्ट कॉस्ट। अब देखो, वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है आप मुझे बताइए पहले तो, व्हाट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। किसी भी लोन में आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास है ना स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैंने किसी से पैसा क्या लिया, उधार में लिया, और मैंने फिर उससे क्या करा, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर प्रोडक्शन में भेजा, ये सारे काम मैंने किए। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी लोन मैंने लिया उस पे जो भी इंटरेस्ट मैं पे करूंगी, क्या वो मेरी इन्वेंट्री की, स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? द आंसर इज बिग नो, नहीं बनेगा।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि AS2 ने इसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट वो नहीं बनेगा। आप भले ही फाइनेंस रेज कर रहे हो, कुछ भी रेज कर रहे हो, ये हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट को स्पेसिफिकली क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चलो, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी, यहाँ तक मैंने आपको जो भी लिखवाया वो एक तो कॉस्ट निकालनी सिखाई। क्या आप कॉस्ट क्यों निकलवानी सिखाई, ये मैं आपको वो लिखवाने जा रही हूँ। सबसे पहले अब हम वैल्यूएशन, कौन सा पॉइंट है ये बताइए मुझे पहले आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, cost of purchase. First point is definition, second point is cost of production, third point cost of purchase, third point is cost of production, fourth point है ना आपका, फिर नोट लिखवाए थे मैंने आपको ये कॉस्ट पर यूनिट इज फोर्थ, और फिफ्थ नोट हो गया। नोट्स का कोई पॉइंट डलवाया था मैंने आपको? नोट्स नॉर्मल लिखवाए थे ना। आ जाइए, उसके बाद आ जाते हैं आप फिफ्थ पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, समझ रहे हो? क्या पहले डेफिनेशन लिखवाई, कॉस्ट ऑफ परचेज निकलवाना सिखाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना सिखाया, फिर उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट देखी, फिर उसके बाद हमने कुछ नोट देखे जो कि हाईलाइट करना है आपको, इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैंने नोट के फॉर्म में लिखवाया है इसको। उसके बाद अब हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट डालिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब तुम कब बोलोगे अब तक क्या कर रहे थे हम? अब तक तुम बच्चों सिर्फ और सिर्फ अंदर की कहानी समझ रहे थे, अब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सीख रहे हैं। सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में, बच्चों इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सीख रहे हैं। AS2 क्या सिखाता है आपको? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। अभी तक हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सीखी ही नहीं है, सही बताऊं तो। अभी तक तो हमने कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखे हैं। कॉस्ट निकालना सीखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना सीखा है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना सीखा है। AS2 कौन कौन सी कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देता है वो देखना सीखा है। अभी तक मैंने एक्चुअल में जो काम करना है वो तो मैंने सीखा ही नहीं, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। दैट इज का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बच्चों इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जब हम कर रहे हैं तो कितने टाइप की इन्वेंट्री मैंने पढ़ी है? तीन टाइप की। कौन कौन सी? एक आपका फिनिश गुड्स, दूसरा आपका WIP, तीसरा आपका रॉ मटेरियल। इन तीनों गुड्स की वैल्यूएशन करना ही तो मेरा काम है इधर। इन्वेंट्री मतलब तीन चीजें, कौन कौन? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। इन तीनों का क्या करेंगे हम, एक एक करके वैल्यूएशन सीखेंगे। वही तो AS2 डील करता है, समझ रहे हो क्या? तो आइए सबसे पहले लिखिए फिनिश गुड्स। अब आप सोचोगे फिर वो क्यों लिखवाया, अभी बता दूंगी क्यों लिखवाया। फिनिश गुड्स, बच्चों मुश्किल लग रहा है AS2? फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, तो इसमें वैल्यूएशन लिखिए। वैल्यूएशन कैसे होती है? वैल्यूएशन इक्वल टू, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स विल बी इक्वल टू कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। बच्चों अब तुम्हें समझ में आ रहा है कॉस्ट क्यों निकलवाया था मैंने? अभी तक हमने जो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में सीखा है वो टोटल कॉस्ट ही तो निकालना सीखी है, कि परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपका एंटिटी होगी उसके हिसाब से हम क्या निकाल देंगे, कॉस्ट निकाल देंगे। वो पॉइंट आपने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में सीख लिया। अब ये NRV क्या होता है, फुल फॉर्म पता है आपको? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे बच्चों नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, पहले आप मुझे बताइए। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू?
नाम से ही क्लियर है। नेट रियलाइजेबल, रियलाइजेबल मतलब जो आपको बेच के नेट पैसा रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड द नेट। अब आप बोलोगे जो पैसा रिसीव हुआ तो सेल हुई ना हमारी, तो इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्यों कहा? तो पहले तो सुनेंगे वो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने है ना सेल्स कितने की करी, 10 लाख रुपए की क्या करी आपने, सेल करी। क्या करा, 10 लाख रुपए का सेल्स किया। ठीक है। अब जब आपने 10 लाख रुपए की सेल करी ना, तो उसके लिए आपने कुछ एडवर्टीजमेंट के खर्चे किए थे। कुछ क्या किया, एडवर्टीजमेंट के खर्चे किए। कुछ एजेंट को हायर करा था जिससे वो क्या करे, आपके माल को बिकवाए। मतलब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं? शॉपिंग करने तो जाते ही हैं, पूछना क्या है। आप जयपुर घूमे कभी, लालजी सांझी के रास्ते? भारी बोल दिया। आप ये समझिए, जैसे है ना, मान लीजिए आप कोई बड़ी शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे एजेंट्स हायर करके रखते हैं जिससे वो क्या होता है, कस्टमर को क्या कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं। किस चीज में कन्विंस करते हैं, कि जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, बिक जाए, है ना। बाहर कन्विंस करते हैं, मतलब उनका काम ही क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचना। उसके लिए वो अच्छा खासा क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। जितना उसने सेल करवाई ना, जितने की भी उन्होंने सेल कराई, उसका कुछ परसेंट क्या लेते हैं वो, फिर कमीशन लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कुछ ना कुछ क्या करना था, हम जब अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स हायर करते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ काम मतलब सेलिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस करते हैं, जिससे मेरा जल्दी से जल्दी क्या हो, सेल्स हो। नींद बच्चों, नींद आ रही है क्या? जल्दी जल्दी क्या हो मुझे, सेल्स हो। सेल्स, इसके लिए मान लीजिए मैंने ना एजेंट को कितना पैसा दिया, 1 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 10 लाख की सेल करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, तो एक तरफ से तो मुझे 10 लाख रुपए आया बेचने से, और दूसरी तरफ मैंने 1 लाख रुपए दिया। तो मैं तुमसे पूछूं, नेट मेरी पॉकेट में कितना पैसा गया, 9 लाख। तो यही तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इतना नेट आपको पैसा क्या हुआ, रियलाइज हुआ। इसी को हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिट क्यों होगा, सेल में प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सेल का मतलब क्या, इस 10 लाख में ऑलरेडी प्रॉफिट आपका जुड़ा हुआ है। तो 10 लाख की सेल करने के लिए आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है। अगर आप एजेंट हायर नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है आप इतनी सेल नहीं कर पाते। तो आपने 10 लाख सेल करी तो पैसा आया होगा, उसके बदले आपने 1 लाख का कमीशन दिया होगा। तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, नॉर्मल ज्यादा दिमागी मत लगाओ, ये पूछ रही हूँ कि नेट आपकी पॉकेट में कितना पैसा आया, 9 लाख ही तो आया। दैट इज कॉल्ड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि नेट आपको 9 लाख रुपए रियलाइज हुए। ठीक है। यहाँ सेल से मतलब नहीं है, यहाँ जो खर्चे आप उससे कर रहे हो ना, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए, एनआरवी आप कैसे निकालते हो, एनआरवी विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना डायरेक्टली लिंक्ड विथ द सेल, या फिर रिलेट, डायरेक्टली रिलेट विथ द सेल्स, डायरेक्ट रिलेट विथ सेल्स। आपको जो भी सेल्स होगी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो भी आपकी है, उसमें से जितनी भी आपकी कॉस्ट लग रही है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट वगैरह माइनस कर दो, और ऐसे सेल्स ऐसी कॉस्ट को माइनस करना जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो। जैसे परचेजेस में हमने कौन सी कॉस्ट ऐड करी थी, जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड थी, परचेज से। तो सेलिंग में सेल से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी आप क्या कर दो, माइनस करके दिखा दो। अब इन दोनों में से जो भी आपका लोअर होगा, वही आपकी क्या होगी, वैल्यूएशन होगी फिनिश गुड्स की। बच्चों, वैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं, आपको पता है क्या, क्यों कर रहे हैं हमें वैल्यूएशन, क्या रेलेवेंस है इस वैल्यूएशन को करने का?
क्यों कर रहे हैं हम ये? क्यों पढ़ रहे हैं AS2? AS2 मुझे वैल्यूएशन करना क्यों सिखा रहा है? बस ये मत पूछो, हमें नहीं पता। बस पढ़ना हमारे सिलेबस में है ना? अरे नालायकों! आखिरी में आप क्या करते हो ईयर एंड पे? बैलेंस शीट बनाते हो। ईयर एंड पे P&L बनाते हो कि नहीं बनाते? अब आपका ऑब्वियस सी बात है, जितना माल आप खरीदते हो, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा माल आपका बिक जाए। तो ईयर एंड पे आपका कुछ ना कुछ तो क्या रहता होगा? इन्वेंट्री आपके क्लोजिंग में रहती होगी। अरे रहती होगी। तो जो इन्वेंट्री आपकी क्लोजिंग में रह रही है, जो स्टॉक आपके क्लोजिंग में रह रहा है, उसको आप बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाओगे, वो आपको AS2 सिखा रहा है यहाँ पर। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक ना। और स्टॉक कब का? ईयर एंड का। जो ईयर एंड पे आपका स्टॉक बचता है, जो इन्वेंट्री आपकी बचती है, उसको आप बैलेंस शीट में किस अमाउंट से दिखाओगे, वही तो आपको AS2 सिखा रहा है। AS2 तभी तो वैल्यूएशन करना सिखाता है आपको। बोलता है कि आपका अगर भले ही आपकी कॉस्ट 1 लाख है, लेकिन आपको उसको बेच के 90,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप 1 लाख मत दिखाओ। कितना दिखाओ इन दोनों का? लोअर। बोले तो बैलेंस शीट में आप कितने की वैल्यू दिखाओ इसकी? 90,000 की। ये आपका AS2 बोलता है कि जो एक्चुअली में उस स्टॉक से जो पैसा रियलाइज होने वाला है, या जो भी आपकी कॉस्ट है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना, वही आपको दिखाना है, और वही आपका एक्चुअली में ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगा बैलेंस शीट में स्टॉक का। तो हाँ, आपसे कोई पूछे कि AS2 हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं इन्वेंट्रीज का, क्यों निकाल रहे हैं बच्चों? क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी साल में आपने चाहे रॉ मटेरियल खरीदा हो, चाहे WIP में आपका प्रोसेस चल रहा हो, चाहे आपके फिनिश गुड्स हो, है ना, ये सब आपके ईयर एंड पे क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग रहता ही है। अब तभी तो हम तीनों की इवैल्यूएशन सीख रहे हैं। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज करा, जरूरी नहीं है ना कि आप सारा का सारा रॉ मटेरियल इसी साल काम में ले लो। जरूरी नहीं है ना। हो सकता है आप कुछ रॉ मटेरियल अगले साल काम लो। तो जो रॉ मटेरियल आपके पास इस साल का रह गया, वो आपका क्लोजिंग है। और वो रॉ मटेरियल आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि इतने का रॉ मटेरियल मेरे पास ऐसा स्टॉक में पड़ा हुआ है। अरे तुमने फाउंडेशन में कुछ तो पढ़ा होगा, बैलेंस शीट P&L पढ़कर तो आए हो ना नालायको। तो वहां पे स्टॉक तो देखा होगा। हाँ, सही है क्या? तो कितने की वैल्यू आप यहाँ पे, इसीलिए अगर रॉ मटेरियल आपका स्टॉक में रहता है तो किस तरीके से वैल्यू करना है। अगर आपका WIP किस में रहता है, WIP अगर आपके क्लोजिंग में रहता है, यानी कि प्रोडक्शन अब चल रहा था पूरा, अभी तक नहीं हुआ, तो अभी भी वो कौन सा स्टॉक है? WIP पे स्टॉक है। अगर WIP का स्टॉक आपके पास रह जाता है, तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, वो भी आपको AS2 सिखाता है। और फिनिश गुड्स का कैसे करना है, वो तो अब अभी हम सीख ही रहे हैं। फिनिश गुड्स और WIP का बच्चों वैल्यूएशन सेम ही होता है। सेम मतलब कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और कॉस्ट कैसे निकलती है वो मैंने आपको सिखा दी। NRV कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। NRV मतलब जो भी आपकी सेल्स हो रही है, उसमें से अगर मान लो सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी खर्चे हो रहे हैं, आप उसको माइनस करके NRV निकालो पहले। और इन दोनों का लोअर करके, विच एवर इज लोअर करके क्या करो, वैल्यूएशन करो, अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाओ। जिससे आपका ये पता चलेगा, इन्वेस्टर को कोई भी आपका बैलेंस शीट दिखेगा तो देखेगा भाई स्टॉक का वैल्यूएशन तो इसने क्या कर रखा है, सही कर रखा है। AS2 यही बताता है कि आपको सही तरीके से, बिल्कुल, जिससे आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। इसीलिए तो AS2 बनाया गया। बच्चों आपको पता है, जितने भी आपके यहाँ पर क्या आने वाले हैं, असेट आने वाले हैं, जितनी भी आपकी क्या आने वाली है, लाइबिलिटीज आने वाली है, इन सबके लिए एक पर्टिकुलर, सबके लिए क्या बना रखे हैं, AS बना रखे हैं। और वो AS आपको बताते हैं कि आपको बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है। इसीलिए तो हम AS पढ़ते हैं। कल को मान लो आप CA बन गए। अब CA बनोगे तो क्या काम करोगे आप? ऑडिट। ऑडिट करने जाओगे कि आपका काम ही ऑडिट करने का है।
जाओगे शान से ऑडिट करने, भाई बैलेंस शीट आ गई सामने, अब स्टॉक दिख रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब आप सीए बन जाओगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, जब आपने सब पढ़ा हुआ होगा। फिर आपको लगेगा कि यार स्टॉक का तो ओवर वैल्यूएशन दिखा रखा है यहाँ पे, जितने का स्टॉक है नहीं ना उससे ज्यादा का क्या दिखा रखा है यहाँ पे, दिख अमाउंट दिखा रखा है, यानी कि इसने स्टॉक को ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया। अब आप जब रिकॉर्ड करोगे और सही वैल्यूएशन निकालोगे, वो किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, एएस टू के अकॉर्डिंग निकालोगे। तभी तो आप सही तरीके से जज कर पाओगे कि एक्चुअली में इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी दिखनी चाहिए, और वो कौन सिखा रहा है कितनी दिखनी चाहिए, एएस टू सिखा रहा है आपको। समझ गए? तो ऐसे जितने भी आपके यहाँ पे वैल्यूएशन, बैलेंस शीट में किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से वैल्यू दिखनी चाहिए, ये आपको सारी बातें कौन सिखाता है, एएस। अगर अपनी मनमर्जी करनी होती तब तो सब पहले भी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, फिर एएस लाने का फायदा क्या, बताइए मुझे। एएस लाने का फायदा क्या, क्योंकि एएस का लाने का फायदा मतलब ये कि हर बंदा क्या करेगा, सबके लिए एएस टू एप्लीकेबल है। जब भी आप स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे अपने स्टॉक अपनी बुक्स के अंदर, अपने बैलेंस शीट में जब दिखाओगे, तो एएस टू को कंप्लाई करते हुए दिखाना, एएस टू जैसा कहता है ना वैसा करो। समझ गए बात? तो एएस टू हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट में प्रेजेंट कितने की वैल्यू आपको स्टॉक में करनी है, इसीलिए हम एएस टू पढ़ते हैं कि एएस टू दिख बताता है हमें कि आप जो इन्वेंट्री आपके ईयर एंड पे बच गई उसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, एएस टू बताता है। अगर हम मान लो, और इन्वेंट्री में अपने तीन तरीके की इन्वेंट्री आ गई, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी। और अब हम किसका इन्वेंट्री किसका दे सीख रहे हैं, फिनिश गुड्स का। जब फिनिश गुड्स का सीख रहे हैं तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, कॉस्ट अभी अपने निकालना सीखा बच्चों, कॉस्ट अभी अभी निकालना सीखा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के अंदर, एनआरवी मैंने अभी अभी बता दिया। चले आगे, चलिए आगे चलो, सेकेंड पॉइंट लिखो। अब वो लिखेंगे, अब किसका निकालना सीखेंगे, डब्ल्यूआईपी का निकाल, रॉ मटेरियल का इसके बाद सिखाती हूँ, पहले डब्ल्यूआईपी का सीख लेते हैं। अब इसके बाद किसका सीख रहे हैं, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स का सीख चुके, अब सीखेंगे डब्ल्यूआईपी का बच्चों, सेम वैल्यूएशन जैसे फिनिश गुड्स में होता है, तो वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी विल बी इक्वल टू कॉस्ट और एनआरवी whichever is whichever is lower। अब आप सोचोगे यार डब्ल्यूआईपी में एनआरवी कैसे आएगी, सोच रहे हो ऐसी बात है, लो आओ एनआरवी लिख लेते हैं। कॉस्ट निकालने का तो पता ही है आपको, कितने का कॉस्ट, कैसे मटेरियल डाला, कितना कॉस्ट अब तक लग चुका है, दैट इज का कॉस्ट। अब एनआरवी कैसे निकालोगे, आओ, सेम ही है, बस एक चीज और ऐड कर रही हूँ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। बच्चों ये एनआरवी क्या लिख दिया मैंने ऐसा, क्या लिखा मैंने, ये डब्ल्यूआईपी का निकाल रहे हो। डब्ल्यूआईपी का मतलब अभी भी आपका कुछ जो स्टॉक आप बना रहे हो, फिनिश गुड्स जो आप बना रहे हो, वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि अभी भी आधा अधूरा स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर। तो जो भी आपकी उस प्रोडक्ट को लेके क्या है, उस स्टॉक को लेके एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, उसमें से जितनी आपकी एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट जो लगेगी वो माइनस कर दो। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि जो आपने डब्ल्यूआईपी का जो स्टॉक जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसको आप कितने रुपए में बेचोगे, 100 रुपए में। और आपको ऐसा लगता है कि अभी गुड्स आपका अधूरा है ना, इनकम्प्लीट है ना, अभी उसको पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि जो अभी कंप्लीशन लगेगा उसमें कितने रुपए की कॉस्ट और लगेगी,
और आपको ऐसा लगता है कि खर्चा भी आपका कितने रुपए का होगा, 20। तो मुझे बताओ ना, WIP का क्या, NRV क्या होगा? हो गया ना? समझ रहे हो? एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट मतलब और कंप्लीट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, उस टोटल सेलिंग प्राइस में से कितना और कॉस्ट लगेगा वो माइनस कर दिया, कितना और सेलिंग कॉस्ट लगेगा वो भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो नेट आपको इतना पैसा रियलाइज होगा। समझ गए? आगे थर्ड पॉइंट, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों, इस वैल्यूएशन के ऑफ रॉ मटेरियल के बीच में मैं चार्ट बना के दे रही हूँ आपको, दो पार्ट्स कर लीजिए इसके। इफ finished goods are profitable or nil profits, then raw material is valued at cost. Raw material is valued at cost. If finished goods are not profitable, then raw material is valued at lower of cost or NRV। ऑब्लिक करके लिखिए NRV, अगर नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हो गया खत्म। लिखा तुमने? बच्चों, हमने इन्वेंटरी की वैल्यूएशन पढ़ी जिसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, फिनिश गुड्स और WIP। तो मैं दोनों को एक साथ करके बता दूं कि फिनिश गुड्स हो चाहे WIP हो, उन दोनों का वैल्यूएशन क्या होगा, सेम होगा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जो मटेरियल आप खरीद कर लाए हो वो अभी आपके क्या पड़ा हुआ है, ईयर एंड पे स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज करके, मेरी बात बिल्कुल फोकस के साथ सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो रॉ मटेरियल आप यूज करोगे, रॉ मटेरियल को यूज करके जो फिनिश गुड्स आप बनाओगे, वो फिनिश गुड्स आपके जो बेचोगे उससे आपको प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, निल प्रॉफिट्स। मतलब या तो कोई प्रॉफिट होगा या कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि निल प्रॉफिट मतलब जीरो पे, ना तो कोई नुकसान हो रहा है और ना ही कोई फायदा हो रहा है। निल प्रॉफिट मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन आपका कॉस्ट टू कॉस्ट क्या कर रहे हो आप इन रॉ मटेरियल को, वो फिनिश गुड्स को आप आगे बेचोगे। बच्चों यहाँ पे कौन से फिनिश गुड्स की बात हो रही है? कौन से फिनिश गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर? अरे अभी भी तो बोला था मैंने, नालायक हूँ। जो रॉ मटेरियल आपके पास स्टॉक में है उससे जो भी आप फिनिश गुड्स बनाओगे वो फिनिश गुड्स आगे सेल करोगे। अगर वो फिनिश गुड्स आपको क्या दे रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उससे बेच के, या फिर निल प्रॉफिट या फिर जीरो प्रॉफिट है, तो उस केस में उस रॉ मटेरियल को आपको किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट पे वैल्यू करना है। यानी कि रॉ मटेरियल को जितने में आप खरीद कर लाए हो, जितनी की आपकी कॉस्ट लगी है, उस कॉस्ट पे उस रॉ मटेरियल को क्या कर दो, वैल्यू कर दो। समझ गए क्या? क्या समझे? यहाँ पे कौन से फिनिश गुड्स की बात हो रही है? जो रॉ मटेरियल आपके पास बचा हुआ है उससे जो भी आप फिनिश गुड्स बनाओगे, अगर वो फिनिश गुड्स से आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है या फिर
निल प्रॉफिट्स हैं, तो उस केस में उस रॉ मटेरियल को, अब आपको ये कैसे पता चलेगा, हम कोई भगवान है क्या बच्चों, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा, क्वेश्चन बता के देगा कि आपका रॉ मटेरियल इतना पड़ा हुआ है स्टॉक में, और जो रॉ मटेरियल आपके पास है उससे जो फिनिश गुड्स बनेंगे और जो आके सेल होंगे वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो खुद क्वेश्चन बताकर देगा। अगर वो फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है या निल प्रॉफिट्स हैं, तो उस केस में आप रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू कर देना, कॉस्ट। इफ फिनिश गुड्स आर नॉट प्रॉफिटेबल का मतलब यानी कि जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप उससे फिनिश गुड्स बनाते हो और फिनिश गुड्स को क्या कर रहे हो, आगे जाके मार्केट में बेचते हो, तो उससे आपको कोई भी फायदा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी कि आपका नुकसान होने वाला है। तो उस केस में उस रॉ मटेरियल को आपको कैसे वैल्यू करना है, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर, किसका लोअर, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी अगर गिवन नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब बच्चों तुम्हें एक बात बताओ, हमें स्टार्टिंग ऑफ द डे ही पता रहता है कि जो रॉ मटेरियल हम यूज करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे बेवकूफ हैं क्या, जो रॉ मटेरियल को यूज करके पहले फिनिश गुड्स बनाएंगे और उससे मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, नहीं बनाते। तो हम इसमें कैसे वैल्यू करते हैं रॉ मटेरियल को, कॉस्ट जितने का भी कॉस्ट हुआ और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। एनआरवी जनरली आपको नहीं मिलेगी, जनरली आपको क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिलेगा। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, पहले तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेस करने की जो भी कॉस्ट, यानी कि मान लीजिए आप इस रॉ मटेरियल को देके कुछ और रॉ मटेरियल रिप्लेस करा रहे हो, तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी क्या लग रही है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो कॉस्ट एक्चुअल में जो कॉस्ट लगा रॉ मटेरियल का और जो रिप्लेसमेंट होने की वजह से कॉस्ट लगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वही आपका रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, कि आप ये रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेंगे वो आपके प्रॉफिट देंगे या प्रॉफिट नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट देते हैं या फिर जीरो प्रॉफिट भी होता है, तो उस केस में रॉ मटेरियल को वैल्यू किया जाएगा एट कॉस्ट। अगर उससे कोई भी प्रॉफिट गिवन नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो रॉ मटेरियल को वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज, खत्म। अभी बताया। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता होता है, जैसे आज मैं है ना, जैसे मैं पेन लेकर आ रही हूँ, मैं जैसे मान लीजिए मुझे पेन का मैन्युफैक्चर करना है, मैं पेन के लिए क्या ले आई, मटेरियल ले आई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मुझे पता है ना। आज मैं कुछ तो काम कर ही रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, और इसकी वजह से हमें पता लगा देता है जो रॉ मटेरियल हमारे पास है वो आने वाले टाइम में आपका फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द डिमांड और आपका जो भी इन्फ्लेशन फैक्टर है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप आज आपकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उस प्रोडक्ट की। तो फिर इसीलिए तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई। तो मैंने अभी यही तो लाइन बोली मैंने, कि हम क्या बेवकूफ थोड़ी हैं, जब हमें पता है इस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा मुझे, तो भी मैं पागल थोड़ी हूँ जो लेबर लगाऊंगी। अभी जस्ट यही बोला था मैंने। फिर रॉ मटेरियल को क्या करोगे, जो खरीद के ले आए वो तो आपकी कॉस्ट लगी चुकी है ना। या फिर उस रॉ मटेरियल को देके कुछ और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल जो ले आए रॉ मटेरियल, कितने रुपए का रॉ मटेरियल ले आए, अब 100 रुपए का रॉ मटेरियल ले आए, वो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब आपको पता है इस रॉ मटेरियल को अगर मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो मेरे को क्या हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगी, इस रॉ मटेरियल को मार्केट में जाऊंगी और रिप्लेस करवाने की कोशिश करूंगी। रिप्लेस कराने की कोशिश मतलब इस रॉ मटेरियल को देके कुछ ना कुछ या तो दूसरा रॉ मटेरियल लेकर आऊंगी या उसके बदले में कुछ पैसा लेकर आऊंगी। मान लीजिए मैं क्या कर गई, मार्केट में गई, ठीक है, मार्केट में गई, बोला कि 100 रुपए का मटेरियल है, मैंने खरीदा था। अब तुम खुद ही जनरली ये बात बताओ सोच के, आज तुमने 100 रुपए का मटेरियल खरीदा है और वही मार्केट में अगर तुम जाके बेचोगे तो क्या वो तुम्हें 100 रुपए वापस दे देगा, नहीं। वो बोलेगा तुमने खरीदा है, अब इसको है ना, तुम कितने में रुपए में मैं खरीदूंगा तुमसे, 80 रुपए में खरीदूंगा, क्योंकि वो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे खरीद लूंगा। या और उसकी खरीदने के बदले कुछ और रॉ मटेरियल में तुम्हें, तो दैट इज द पॉइंट, कि यहाँ पे कॉस्ट जो लग चुकी है वो तो कॉस्ट तो है ही 100 रुपए।
और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी कितनी लगी, यानी कि रिप्लेस करवाने की वजह से आपकी क्या कॉस्ट लग रही है, दोनों में से जो भी लोअर होगा वही आपकी क्या होगी, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा। समझ गया क्या? तो तीनों का वैल्यूएशन अपन ने पढ़ लिया। तीनों का वैल्यूएशन आपका क्या है, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का तो बहुत ही आसान, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल के केस में आपको जज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, पहले आप सोचोगे रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन पे कि वो प्रॉफिटेबल, ये इससे जो फिनिश गुड्स बनेगा क्या मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अगर प्रॉफिट देता है तो जो रॉ मटेरियल मैं जितने में खरीद कर लाई वही मेरी क्या बन जाएगी, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन बन जाएगी, कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। और अगर उससे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा तो हम देखेंगे, फिर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन होगा या फिर एनआरवी गिवन होगा, दोनों में से जो भी लोअर होगा उससे हम क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को वैल्यूएशन करेंगे। समझ गया? आगे चलते हैं, आइए। बस अब क्वेश्चन की कहानी स्टार्ट करनी है। प्रैक्टिकल AS2 आज मैं लिखवा के आपको खत्म कर देती हूँ। लिखिए मेरे साथ एक और आगे का पॉइंट, वैल्यूएशन का आपका कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ। आइए सिक्स्थ पॉइंट लिखिए अब। अब मैं वैल्यूएशन सिखा रही हूँ, तो नॉर्मल का केस था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आपके तीनों इन्वेंट्रीज आ गई। अब मैं वैल्यूएशन आपको यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ जॉइंट प्रोडक्ट्स का। आइए, जो कि मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूंगी, आज नहीं करूंगी डिस्कस, लिखवा देती हूँ आज मैं, चलेगा क्या? बच्चों, आपने कभी सुना है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट? क्या होता है बाय प्रोडक्ट? अच्छा, कोई मटेरियल हम बना रहे हैं, बाई साइड कुछ और ही निकल गया, मतलब बाई साइड बना, उस वेस्टेज में कुछ और तरीके का मटेरियल निकल गया, उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। समझाऊंगी ये सारी कहानी। ये बच्चों स्टेप नंबर 1 है इसके अंदर, वैल्यूएशन के अंदर स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 3 लिखिए। बच्चों ऑल जॉइंट प्रोडक्ट सही है। क्या बाहर क्या देख रहे थे तुम? 3 स्टेप्स लिख लीजिए एक बार, और हम फिर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की कहानी कल की क्लास में देखने वाले हैं। और कल बच्चों हमारा AS2 कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस। हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, और फिर परसों से हम AS3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।